सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 8वीं कक्षा से भारत की खोज पाठ 4 युगों का दौर जो रहता था हमारा पाठ उसको पूरा करेंगे। आज 20 जुलाई है। 17 जुलाई को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पाठ। आगे मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। साहित्य में बहुभूति आखिरी बड़ा व्यक्ति था। साहित्यकार थे बहुत बड़े बहुभूति। 8वीं शताब्दी अर्थात आज से 1200 साल पहले, 1200 साल पहले। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का है। भास्कर नाम के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। 12वीं शताब्दी आज से 800 साल पहले हुए हैं। भास्कर नाम के बहुत बड़े गणितज्ञ। कला में E.V. हवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गॉथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। अर्थात 16वीं शताब्दी में हम अंग्रेज़ों के गुलाम बनने शुरू हो गए थे। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। ये कारण एक ये भी था, इसका उत्तर भारत में आक्रमणकारी ज़्यादा आए। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था। 9वीं आज से 1100 साल पहले। लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। चोलवंशी लगभग केरला में थे। ये समय के साथ भारत क्रम से अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन शास्त्र ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है। जब राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाती है तो सांस्कृतिक पतन भी शुरू हो जाता है। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता, पतन शुरू हो जाता। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो, अर्थात हमसे शक्तिशाली हो। भीतर ही ह्रास जो भीतरी पतन है भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प किया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र से योग रहा है। अर्थात विचारों का विस्फोट का मतलब है अपने विचार रखने वाले आदमियों। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर होता बाद में पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। अर्थात जाति व्यवस्था के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ। टुकड़ों में बट गया हमारा समाज जाति जो आज भी समाज के लिए जाति व्यवस्था सबसे बड़ी बाधक है। उन्नति में आप देखोगे जाति व्यवस्था। जहाँ भारतीय विदेश चले गए जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था में किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मकता शक्ति का परिचय दिया। अपने तेज का, तेजस्विता होता है अपने तेज का, या वही उनका प्रभाव था।
स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा सताई और नियत हो गया, अर्थात जाति के कारण सताई और नियत हो गया कि भाई ये इस जाति का काम, ये इसका ये। तो ये भी अम्बेडकर ने 12वीं कक्षा में के लेसन में काफ़ी कुछ लिखा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जाति व्यवस्था के कारण कार्य थोप दिया जाता है जो समाज को, राष्ट्र को पीछे ले जाता है। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मणों और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया। उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर होता है, विशाल या बड़ा, एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्पकारी, वाणिज्य, व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदाय के भीतर समुदाय बन गए थे जातियों के आधार पर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए। पुश्तैनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो कार्य करती है वो पुश्तैनी धंधा होता है। नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें सतही रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ। विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में, साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी। सामंतवाद का विकास हुआ और गिरोह बनने लगे और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। कहने का मतलब जातियों के आधार पर काम बट गए, तो ये इससे अर्थव्यवस्था है संकुचित हुई। अर्थव्यवस्था होता है धन से संबंधित व्यवस्था, अर्थ धन के लिए होता है। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रह सका। नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। इस प्रकार से हमने ये पाठ 4 भारत की खोज से पूरा कर लिया है। कल हम पाठ 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।